Hello student, I am Sachin Gupta and I welcome to you on second lecture of the board exam preparation of the class 10th. It's before we already student solve question number from 1 to 7 of this list, which is the important question of this board exam 2024. So student, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, आज हम दोस्तों आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं इसके लिए आपको बता देता हूं दोस्तों कि मैंने जो है अभी तक 7 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, जो कि लेक्चर 1 में मैंने पहले से अपलोड कर रखा हुआ है। वो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया था। आज हम कोशिश करेंगे कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को अप्लाई कर सके दोस्तों। तो मैं यहाँ पर बिना समय वेस्ट किए यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन लिखता हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने हैं 2024 में। चलिए दोस्तों मिलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 और 10 हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 8/15, फाइंड द नंबर। तो दोस्तों जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 8 में देख रहे हो कि हमको दो नंबर्स निकालने हैं और उनका सम 8 दिया गया है एंड सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल का मतलब दोस्तों होगा कि हम उनको क्या करेंगे, उनका 1 के अपॉन में उनको लिख देंगे तो वो रेसिप्रोकल हो जाएंगे। आप जानते हैं रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में बदल जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बदल जाता है दोस्तों। तो अगर हम सपोज करो कि क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों दो नंबर जो है, सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि कभी भी कंडीशनल क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, मतलब कहने का लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो उसमें जो भी चीज आपको फाइंड करनी है उसको आपको सबसे पहले मान लेना है। सबसे पहले आप ये देखिए आपको मानना क्या है, तो जो निकालना है उसी को आपको मानना है। तो दोस्तों यहाँ पर फाइंड द नंबर्स कह रहा है, तो हमने नंबर मान लिया, लेट द नंबर्स आर एक्स एंड वाई। अगर दोस्तों वो नंबर एक्स और वाई में मान लूं तो उसके अकॉर्डिंग अगर ये क्वेश्चन पढ़ा जाए तो सम ऑफ टू नंबर्स, मतलब दो नंबर का एडिशन जो है दोस्तों 8 दे रहा है, ये इक्वेशन नंबर 1 होगा। और दो उन्हीं नंबर का रेसिप्रोकल जो है दोस्तों, मतलब 1/x प्लस 1/y, इनके रेसिप्रोकल का सम हमको दे रहा है 8/15 दोस्तों। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 8/15। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई की वैल्यू 8 है, तो आप इस पॉइंट पर 8 पुट कर सकते हो, 8 को रख सकते हो दोस्तों। तो ये क्या बन जाएगा 8/xy इक्वल टू 8/15। ये 8 कैंसिल होकर 1 बचेंगे दोस्तों। तो ये x और y की वैल्यू 1 आ जाएगी, x और y की वैल्यू 1 आ जाएगी। और दोस्तों जब आप x y की वैल्यू 1 आ गई और अगर इसी इक्वेशन से अगर आप x की वैल्यू या y की वैल्यू निकालकर इक्वेशन 1 में पुट कर देते हो तो आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। x की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी 1/y, ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा 1/y प्लस y इक्वल टू 8। जब आप इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेकर तो 1/y स्क्वायर इक्वल टू 8y, और ये y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0, जो कि दोस्तों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको 1 के ऐसे फैक्टर चाहिए कि जोड़ने घटाने पर 8 मिल जाए, जो कि दोस्तों इम्पॉसिबल है। इसका मतलब कहीं हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है, हम देख लेते हैं और फिर बताते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर 8 दिया गया उनका सम, और सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल कितना दिया था 8/15, तो हमने 8/15 लिखा। इसमें एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर दोस्तों 8 दोनों तरफ से कैंसिल किया, कैंसिल करने के बाद एक्स और वाई की वैल्यू 15 आई। तो हमने यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यु क्या लिख दी 1 लिख दी, यही गलती थी हमारी। एक्स और वाई की वैल्यू दोस्तों 15 है यहाँ पर, तो एक्स और वाई की जब वैल्यू 15 है तो यहाँ पर कितना आएगा 15/y आएगा। जब आप यहाँ पे 15/y रखोगे दोस्तों तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा। अब जब आप इसके फैक्टर करोगे दोस्तों तो 15 के फैक्टर 5 और 3 बनेंगे, तो इसका मतलब y-3 और y-5, ये दो वैल्यू y की 3 और 5 आ जाएगी दोस्तों। जब y की वैल्यू 3 और 5 आप इस इक्वेशन में पुट करते हो, जब 3 पुट करोगे तो x की वैल्यू 5 मिलेगी, और अगर y की वैल्यू 5 पुट करते हो दोस्तों तो x की वैल्यू 3 मिलेगी।
तो यहाँ पर x की वैल्यू 5 और यहाँ पे दोस्तों x की वैल्यू 3 मिलेगी। जब y की वैल्यू 5 है तो इस तरह से ये दो आंसर हमारे निकलाते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पे मैंने बोर्ड में लिख रखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो या फिर मैं खुद ही रीड कर देता हूं दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 4। ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आता है दोस्तों तो 90% बच्चे क्या होते हैं कि मिस्टेक करते हैं। क्यों मिस्टेक करते हैं इसका रीजन मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पर आप देखिए क्या बोला है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 4। तो दो नंबर दोस्तों आप क्या मान लोगे, लेट टू नंबर्स आर x एंड y। अब इसके बाद कह रहा है कि उनका डिफरेंस कितना है दोस्तों, 4। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या करोगे, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा दोस्तों। फिर इसके बाद कह रहा है द डिफरेंस ऑफ दियर रेसिप्रोकल इज 4/21। तो इनके रेसिप्रोकल फॉर्म क्या हो गए, x का रेसिप्रोकल फॉर्म दोस्तों x 1/x होगा, y का रेसिप्रोकल फॉर्म 1/y होगा। अगर आप इनका डिफरेंस में सब्सट्रैक्ट करके दोस्तों क्या लिखते हो, 4/21 लिखते हो, 4/21। तो ये जो इक्वेशन आपने बनाया है बिल्कुल गलत बनाया है। क्यों गलत बनाया है इसका रीजन समझिए। आपने यहाँ पर x माइनस वाई किया है, तो इसका मतलब दोस्तों कि आपका x जो है बड़ा है। क्या है, x इज ग्रेटर देन y। अगर x y से बड़ा है तभी तो आपने x में y सब्सट्रैक्ट करके 4 वैल्यू बचाई है यहाँ पर। अगर x माइनस वाई करने से 4 आ रहा है तो x बड़ा है, और अगर x बड़ा है तो इनका जो रेसिप्रोकल फॉर्म होगा दोस्तों, इसके भी मल्टीप्लाई में 1 लगा लीजिए, इसके भी मल्टीप्लाई में 1 लगा लीजिए। जब आप इस x को डिवाइड में ले जाओगे और इस y को डिवाइड में ले जाओगे तो 1/y ग्रेटर हो जाएगा 1/x से। तो आप देखिए यहाँ पर कौन सा वेरिएबल दोस्तों बड़ा हो जाएगा, 1/y। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये इक्वेशन बना लिया आपने, ये क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था 1/y माइनस 1/x। तो दोस्तों y इधर आना चाहिए था और x इधर आना चाहिए था। ये आपकी मिस्टेक थी यहाँ पर, जो कि मैंने यहाँ पर सुधार दी है। मैंने आपको ये भी समझाया कि ज्यादातर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई 4/21। x माइनस वाई की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 4, और x इंटू वाई हमने वैसे ही पुट कर दिया। आप देखिए ये 4 से 4 कैंसिल करोगे तो x इंटू वाई की वैल्यू 21 मिलेगी। और अगर आप इस यहां से x की वैल्यू फाइंड करोगे तो x की वैल्यू 21/y मिलेगी दोस्तों। और इसको आप पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। जब आप इसको इक्वेशन 1 में पुट करोगे दोस्तों तो ये 21/y माइनस वाई इक्वल टू 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेकर तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, और ये y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 21 इक्वल टू 0। 21 के फैक्टर करो कि एडिशन या सब्सट्रैक्शन में 4 मिले दोस्तों, तो 7 और 3 होते हैं, क्या होते हैं, 7 और 3। तो 7y माइनस 3y माइनस 21 इक्वल टू 0 एंड y प्लस 7 एक ब्रैकेट में रहेगा और y माइनस 3 दोस्तों दूसरे ब्रैकेट में रहेगा। इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू -7 और y की वैल्यू 3 प्लस 3, दो वैल्यू आई y की दोस्तों, यहाँ पर y की दो वैल्यू आई। और अगर आप दोस्तों y की वैल्यू 3 इस इक्वेशन में पुट करते हो, पुट इन इक्वेशन 1 y इक्वल टू 3। जब y इक्वल टू 3 यहाँ पुट करोगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 7 मिलेगा दोस्तों। और या फिर और दोस्तों अगर आप पुट करते हो इन इक्वेशन 1 y इक्वल टू -7, अगर यहाँ पे -7 पुट करते हो तो ये माइनस माइनस +7 हो जाएगा, +7 उधर जाएगा दोस्तों। तो ये क्या बनेगा, x प्लस 7 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 माइनस 7 दैट इज x इज इक्वल टू -3। तो दोस्तों यहाँ पर दो वैल्यू निकल कर आई। दो वैल्यू क्या निकल के आई कि या तो x की वैल्यू 7 एंड y की वैल्यू 3 हो सकती है दोस्तों। एक तो ये आंसर आया, दूसरा आंसर आया x की वैल्यू या तो -3 हो सकती है एंड y की वैल्यू दोस्तों, y की वैल्यू या तो -7 हो सकती है। तो इस तरह से यहाँ पर ये आंसर आएगी, या तो
पॉजिटिव वैल्यू आ सकती हैं दोनों, या तो दोनों नेगेटिव वैल्यू आ सकती हैं। ये आंसर था दोस्तों। अब दोस्तों मैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं, और इससे पहले आपसे ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिए अपने साथियों के साथ में। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच पा रहा है दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th के छात्र हो और आपके साथी भी जो है क्लास 10th के ही छात्र होंगे, तो उन तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में जानकारी मिलना उनको बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि इस पर जो है सबका अधिकार है। अगर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हो तो उससे क्या होगा दोस्तों, उन तक भी ये वीडियो पहुंच पाएगा, और वो आपको ही क्या करेगा, दुआएं देगा दोस्तों कि यार तुमने अच्छा किया, मुझे बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे भी पता चल गए। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में एक ट्राइंगल ABC है दोस्तों, और यहाँ पर आप देख रहे हो ये कंडीशन दी गई है। ये कंडीशन दी गई है, क्या कंडीशन है, एंगल C जो है 3 टाइम्स एंगल B है, और फिर इसके बाद दोस्तों और इसी की वैल्यू जो है किसके इक्वल है, एंगल A प्लस एंगल B के दुगने के इक्वल है दोस्तों, 2 टाइम्स के इक्वल है। अगर आप देख रहे होगे, अगर मैं दोस्तों इसको K मान लूं, क्या मान लूं, K मान लूं, तो या फिर ना भी मानू K, इसके पहले दोस्तों मैं क्या जानता हूं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, किसी भी ट्राइंगल के तीनों अंतः कोणों का सम 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री फ्रेंड्स। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप देखिएगा दोस्तों, अगर एंगल A और एंगल B हम एक साथ ले लें, और यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल B की वैल्यू अगर निकालें, तो इसकी अगर एंगल C इज इक्वल टू दोस्तों, एंगल C इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल A प्लस एंगल B ले लें, जो हमें ये इनइक्वालिटी दी गई है, इसी का हमने फर्स्ट और थर्ड पार्ट लिया है दोस्तों। तो आप देख रहे हो एंगल C जो है एंगल 2 टाइम्स एंगल A प्लस एंगल B के इक्वल है। अगर हम दोनों को 2 से डिवाइड कर दें तो ये 2 दोनों तरफ कट जाएगा दोस्तों, ऊपर नीचे का। तो एंगल A प्लस एंगल B की वैल्यू जो है एंगल C डिवाइड बाई 2 आ जाएगी। तो आप यहाँ पर एंगल C डिवाइड बाई 2 लिख सकते हो दोस्तों, एंगल C डिवाइड बाई 2, और इसके अपॉन में 1 लगा लीजिए। तो आप देखिए एंगल C की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, ये बनेगा आपका 3 टाइम्स एंगल C डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 180 डिग्री, और 3 से आप 180 को काटते हो तो 60 मिलेगा। एंगल C की वैल्यू दोस्तों 120 मिल जाएगी आपको। एंगल C का वैल्यू कितना मिलेगा, 120। इसके बाद आप देखिएगा, इसके बाद हम जानते हैं दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि अगर एंगल C की वैल्यू 120 है, अगर एंगल C की वैल्यू 120 यहाँ पे रख दें इसी इनइक्वालिटी में दोस्तों, तो ये 120 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B मिलेगा आपको। मतलब कहने का एंगल A प्लस एंगल B की जो वैल्यू है 60 डिग्री आ जाएगी दोस्तों। कितनी आ जाएगी आपकी, 60 डिग्री। अब आप देखिए जरा, अगर एंगल A प्लस एंगल B की वैल्यू कितनी है, 60 है, और यहाँ पर आप देखिए अगर आप इसकी वैल्यू अगर फाइंड करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे, तो 3 टाइम्स एंगल B, चूंकि आपको सेकंड इक्वलिटी जो दी गई है दोस्तों, वो 3 टाइम्स एंगल B इक्वल टू इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 टाइम्स एंगल A प्लस 2 टाइम्स एंगल B। तो इसको इधर लेकर आओगे तो एंगल B की वैल्यू दोस्तों 2 टाइम्स एंगल A बनेगी। एंगल B की वैल्यू क्या बनेगी, 2 टाइम्स एंगल A बनेगी। अगर आप इसे इक्वेशन 1 में पुट करो, पुट इन 1 दोस्तों, तो 60 इक्वल टू ये बनेगा आपका एंगल A प्लस 2 एंगल A। मतलब कहने का 60 इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल A, और एंगल A की वैल्यू दोस्तों 20 आ जाएगी, क्योंकि जब आप 60 से 3 को डिवाइड करोगे तो 20 मिल जाएगा। और दोस्तों जब आप एंगल A की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो एंगल B कितना आ जाएगा, 40। तो एंगल B कितना आ जाएगा दोस्तों, 40। तो इस तरह से दोस्तों एंगल A की वैल्यू 20, B की वैल्यू 40 और C की वैल्यू दोस्तों 120 डिग्री आ जाएगा। ये सारे आंसर होंगे। अब मैं दोस्तों और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखता हूं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कंडीशनल क्वेश्चन या फिर लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों में ही एक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए एक क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, ए ज्वेलर हैज बार्स। का मतलब दोस्तों होता है टुकड़ा ऑफ 18 कैरेट गोल्ड एंड 12 कैरेट गोल्ड
and how much of each must be melted together to obtain a bar of 16 karat gold weighing 120 ग्राम। अगर दोस्तों एक ज्वेलर है और उसके पास में एक टुकड़े हैं, 18 कैरेट गोल्ड का भी टुकड़ा, उसके पास में 12 कैरेट गोल्ड का भी टुकड़ा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है हाउ मच ऑफ ईच मस्ट बी मेल्टेड। कह रहा है कि हमें 18 कैरेट गोल्ड और 12 कैरेट गोल्ड को कितना पिघलाया जाए या उनकी कितनी मात्रा पिघलाई जाए। हाउ मच ऑफ ईच मस्ट बी मेल्टेड टुगेदर टू ऑब्टेन ए बार ऑफ, हमें कितनी मात्रा पिघलानी चाहिए दोस्तों ताकि 16 कैरेट गोल्ड जो है 120 ग्राम का बन जाए दोस्तों हमारा। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि हमको यहाँ पर 18 कैरेट गोल्ड और 12 कैरेट गोल्ड की मात्रा निकालनी दोस्तों। तो सबसे पहले हमारा मेन जो स्टेप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हमें लेट करना चाहिए, लेट x ग्राम ऑफ 18 कैरेट गोल्ड इज मिक्स्ड with y ग्राम ऑफ 12 कैरेट गोल्ड। हमने दोस्तों यहाँ पे मान लिया है, हमने x ग्राम माना है 18 कैरेट गोल्ड को और y ग्राम माना है 12 कैरेट गोल्ड को। सो दैट दोस्तों, सो दैट 16 कैरेट गोल्ड weighing 120 gram we can get, so that our gold become 16 carat weighing 120 ग्राम। दोस्तों ये मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है, आप लिखे चाहे ना लिखे, आप केवल इतना भी मान ले कि 18 कैरेट गोल्ड की मात्रा x ग्राम मिलाई जा रही है। लेट द 18 कैरेट गोल्ड, अमाउंट ऑफ 18 कैरेट गोल्ड इज x ग्राम एंड लेट 12 कैरेट अमाउंट ऑफ 12 कैरेट गोल्ड इज y ग्राम। तो भी कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप जब ऐसा मान लेते हो तो उसके बाद में आप देखिए जब आप x प्लस y दोनों को x ग्राम और y ग्राम मिलाकर दोस्तों कितना बनना चाहिए, हमारे टुकड़े का भार कितना होना चाहिए 120 ग्राम। तो 120 ग्राम एक इक्वेशन है दोस्तों यही हो जाता है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक चीज और दी गई है कि प्योर गोल्ड की मात्रा कितनी दे रहा है दोस्तों, 24 कैरेट दे रहा है। और ये 18 कैरेट और 12 कैरेट और दोस्तों 16 कैरेट ये कितने परसेंट शुद्ध होंगे। तो अगर आपको ये फाइंड करना है दोस्तों तो आप कैसे फाइंड करोगे, आप क्या करोगे कि 18 कैरेट गोल्ड को दोस्तों क्या करोगे कि 18 को 24 से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो, तो आपका कितना मिलेगा 75% मिलेगा दोस्तों। कितना मिलेगा 75%, मतलब जो 18 कैरेट गोल्ड है दोस्तों 75% शुद्ध है। और इसी तरीके से आप 12 कैरेट गोल्ड की बात करोगे, जब आप 12 कैरेट गोल्ड की बात करोगे तो 12 डिवाइड बाई 24 इंटू 100, 12 से काटोगे 24 को तो 2, और ये कितना आ जाएगा दोस्तों 50%। कितना आ जाएगा 50%। मतलब कहने का दोस्तों 18 कैरेट गोल्ड 75% शुद्ध है, फिर 12 कैरेट गोल्ड आपका 50% शुद्ध है, और 16 कैरेट गोल्ड दोस्तों 16 कैरेट गोल्ड की अगर हम बात करें, 16 कैरेट गोल्ड की बात करें तो 16 डिवाइड बाई 24 इंटू 100, अगर आप इसको 8 से काटते हो दोस्तों तो 8 3 जा एंड 8 4 जाओ, 4 से इसे काटते हो तो ये कितना मिलेगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों, जब आप इसको 8 से काटोगे तो ये 2 मिलेगा और ये 3 मिलेगा, तो ये आपका 200 डिवाइड बाई 3% शुद्ध है। मतलब 16 कैरेट गोल्ड जो है 200 डिवाइड बाई 3% शुद्ध है दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे दूसरे इक्वेशन को बनाने के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोस्तों। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप क्या कर रहे हो, x ग्राम जो है 18 कैरेट गोल्ड, मतलब कहने का ये 75% शुद्ध है दोस्तों। तो अगर ये x का हम दोस्तों 75% निकालें और y का दोस्तों y ग्राम कैरेट जो है हमारा 12 कैरेट गोल्ड जो है हमारा y ग्राम है, और 12 कैरेट गोल्ड की जो शुद्धता है दोस्तों 50% है। तो हम अगर y का 50% अगर निकालें तो ये दोस्तों किसके बराबर हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपका 16 कैरेट गोल्ड वेटिंग 120 ग्राम। 16 कैरेट का मतलब दोस्तों क्या है, 200 डिवाइड बाई 3%, मतलब 200 डिवाइड बाई 3% ऑफ दोस्तों कितना 120 ग्राम, कितना 120 ग्राम। तो एक इक्वेशन आपका ये बन जाएगा। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे दोस्तों तो x इंटू 75 डिवाइड बाई 100, परसेंटेज हटाने के लिए आप जानते हो 100 से डिवाइड किया जाता है, y इंटू 50 अपॉन 100, और दोस्तों इसी तरह से 200 डिवाइड बाई 3 इंटू 1 अपॉन 100 इंटू 120 ग्राम। तो इसके जब आप काटोगे तो ये 2 मिलेगा, इससे आप जब काटोगे तो ये आपको 40 मिलेगा, और 40 टू 80 हो जाएगा दोस्तों, ये 80 हो जाएगा। और दोस्तों आप जब इसको 25 से कट करोगे तो ये 3 मिलेगा और ये 4 मिलेगा, इसको जब कट करोगे तो ये 2 और ये 4 मिलेगा दोस्तों। तो ये 3x डिवाइड बाई 4 प्लस 2y डिवाइड बाई यहाँ पर 1 अपॉन 2 बनेगा दोस्तों, ये y अपॉन 2, और ये बन जाएगा दोस्तों 80। जब आप इसका एलसीएम लोगे दोस्तों तो ये बनेगा, ये कुछ बनेगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 320। ये इक्वेशन नंबर 2 होगा। तो आप देख रहे होगे दोस्तों, इस तरह से हमने दो इक्वेशन बना लिए हैं। अगर हम इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2y हो जाएगा, और इस 2y को इस 2y से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये y कैंसिल होकर केवल x बचेगा, और दोनों इक्वेशन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 240 मिलेगा हमको। ये इक्वेशन दोस्तों 1 से आया, 1 इंटू 2 करने से, ये 1 इंटू 2 करने से दोस्तों आया, और यहाँ पे हम सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो ये 2y कैंसिल, और x की वैल्यू दोस्तों 80 ग्राम आ जाएगी, x की वैल्यू 80 ग्राम आ जाएगी, और x प्लस y का सम कितना है 120, तो y की वैल्यू दोस्तों 40 ग्राम आ जाएगी। जब आप इसमें पुट कर दोगे, यहाँ पर y की वैल्यू दोस्तों निकालना चाहते हो तो x की वैल्यू 80 पुट कर दो, तो 80 जब इधर जाएगा तो सब्सट्रैक्शन में y की वैल्यू 40 मिल जाएगी। इस तरह से दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है, ए केमिस्ट हैज वन सॉल्यूशन containing 50% acid and a second one containing 25% acid. How much of each should be used to make 10 liter of a 40% acidic solution? तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर क्या है कि एक केमिस्ट के पास में एक सॉल्यूशन है जिसमें 50% एसिडिक है, जो कि 50% एसिडिक है, और दूसरा एक सॉल्यूशन है जो कि 25% एसिडिक है, और उसको उन दोनों की कुछ मात्रा लेकर मिलानी है ताकि 10 लीटर ऑफ 40% एसिड सॉल्यूशन बन जाए। दोस्तों ये बिल्कुल क्वेश्चन वैसे ही है जैसे कि अभी हमने गोल्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें बस इतना था कि हमें परसेंटेज डायरेक्ट नहीं दिया गया था, वहां पे कैरेट के आधार पे दिया गया था, तो हमने कैरेट से 24 कैरेट के अकॉर्डिंग अलग अलग जितने भी जो कैरेट दिए गए थे उनके परसेंटेज फाइंड किए थे। यहाँ पे दोस्तों हमारे लिए काम थोड़ा सा और आसान हो गया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, लिख लेते हैं कि let amount of 50% acidic solution इक्वल टू x ग्राम दोस्तों, सॉरी x लीटर, क्योंकि यहाँ पर लीटर में है तो हम लीटर में मान लेंगे। और यहाँ पर दोस्तों अमाउंट ऑफ 25% एसिडिक सॉल्यूशन इक्वल टू दोस्तों y लीटर हम मान लेते हैं, कितना y लीटर। तो दोस्तों पहला जो आपका इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, हमको कितना लीटर चाहिए दोस्तों 10 लीटर, और हमने कितने कितने लीटर लिए x लीटर और y लीटर। तो पहला तो इक्वेशन यही बन गया x प्लस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1 हो गया ये। अब इसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन दोबारा अगर हम लें तो 50% एसिड है, 50% एसिडिक है, मतलब अब अभी हमने क्या किया दोस्तों, अभी हमने पूरा मटेरियल को इक्वल किया हुआ है, अब हम केवल एसिड की मात्रा को इक्वल करेंगे। तो एसिड की मात्रा कितनी दोस्तों, एसिड की मात्रा है x लीटर में 50% एसिडिक है, तो 50% लिख दिया x, 50% ऑफ x प्लस इसका y का कितना दोस्तों 25% एसिडिक है, तो लिख दिया 25% ऑफ y। और दोस्तों
जो 10 लीटर है उसका कितना, उसमें कितना एसिड होगा 40%, तो हम इसको लिखेंगे 40% ऑफ 10 लीटर। इस तरह से दोस्तों ये हमारा एक दूसरा इक्वेशन बनकर तैयार होगा। इसको हम लोग 50 इंटू एक्स अपॉन 100 प्लस 25 इंटू वाई अपॉन 100 और इक्वल टू दोस्तों 40 इंटू 10 अपॉन 100 करेंगे। तो आप देखिए दोनों तरफ 100 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो ये 100 और ये 100 कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा कितना दोस्तों 50x प्लस 25y इक्वल टू 400। आप देख रहे होंगे। और दोस्तों अगर हम इसको जो है अगर देखें तो 25 से ये डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है दोस्तों। तो 25 टू जा 52x और ये y और दोस्तों 25 बन जा 25 और यहाँ पर 150 बचेगा तो 150 16 टाइम जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 होगा दोस्तों। अब देखिए आप अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो y कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम दोस्तों इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 16 एंड माइनस करोगे दोस्तों तो ये y कैंसिल, माइनस x की वैल्यू -6, मतलब कहने का दोस्तों x की वैल्यू 6 लीटर आ जाएगी और y की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी 4 लीटर, क्योंकि दोनों की मात्रा कितनी थी 10 लीटर। अगर एक 6 लीटर है तो दूसरा पक्का ही 4 लीटर होगा। तो ये दोस्तों आंसर हो जाएंगे हमारे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Students, I write here question number 13, which is 5 years ago A was thrice as old as B। 5 साल पहले दोस्तों A जो था हमारा 3 गुना था B का। And 10 years later A shall be twice as old as B। और 10 साल बाद दोस्तों A जो है हमारा B का दुगना हो जाता है। What are the present age of A and B? जैसा कि दोस्तों मैंने पहले ही बोला है आपको कि आपको जो फाइंड करना है वो मानना होगा। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ ए इक्वल टू दोस्तों x ईयर और प्रेजेंट एज ऑफ b इक्वल टू दोस्तों y ईयर। इस तरह से हमने दोनों की एज मान ली दोस्तों। अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा अब दोस्तों एक बात बताइए, उसने बोला यहाँ पे 5 ईयर एगो, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले दोनों की एज कितनी रही होगी? दोनों की एज x माइनस 5 और y माइनस 5 रही होगी। उसके बाद उसने कहा, क्या कहा दोस्तों? A was thrice as old as B। A जो है हमारा थ्राइस है as old as B, जितना B ओल्ड था। तो B की जो एज है दोस्तों 5 साल पहले इतनी होगी, A की वैल्यू इतनी है। अगर A 3 गुना पहले से ही बड़ा है तो बड़ी क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी के इक्वल करने के लिए दोस्तों क्या करना होगा? छोटी क्वांटिटी को बड़ा करना होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो हम 3 का मल्टीप्लाई छोटी वाली मतलब कहने का B की एज में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 3 का, ताकि ये भी 3 गुना हो जाए और इस नंबर के इक्वल हो जाए। अब आप सॉल्व करोगे जब तो x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15 और x माइनस 3y इक्वल टू दोस्तों माइनस 10, ये इक्वेशन 1 बन जाएगा। अब फिर से देखिएगा दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन हियर ही से दैट 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद। तो 10 साल बाद दोनों की एज कितनी होगी दोस्तों आज से? अगर आज उनकी एज x और y है तो 10 साल बाद इनकी एज x प्लस 10 और y प्लस 10 होगी दोस्तों, यही होगी एज। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर 10 साल बाद उसने क्या कहा है? A shall be twice as old B। अगर A 2 गुना है B का तो इन दोनों को इक्वल कराने के लिए क्या करना होगा दोस्तों? हमें B की एज में 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि B छोटा है। अगर छोटे नंबर को जब आप बड़ा करोगे तब बड़े नंबर के इक्वल होगा। तो दोस्तों क्या बनेगा? x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, x माइनस 2y इक्वल टू दोस्तों बनेगा ये 10। अब आप देखिए इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए और x और y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो सब सॉल्व करोगे तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 और x माइनस 2y इक्वल टू दोस्तों 10 है। जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे दोनों को तो ये x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे दोस्तों माइनस y बचेगा, ये माइनस 20। तो y की एज दोस्तों 20 ईयर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 20 ईयर आ जाएगी।
और अगर y की एज 20 ईयर आप इक्वेशन 2 में पुट कर दो तो यहाँ पे x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल टू 10, दैट इज x इज इक्वल टू दोस्तों 10 प्लस 40, दैट इज x इज इक्वल टू 50 ईयर। मतलब कहने का ए जो था दोस्तों, ए की प्रेजेंट एज 50 साल है और बी की एज जो है वो 20 साल है। ये दोनों आंसर हो जाएंगे दोस्तों। तो हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। इस बार हम दोस्तों एक थ्योरम लेकर आ रहे हैं जो कि है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। आप किसी भी थ्योरम को पढ़ के जाएं चाहे ना जाएं एग्जाम में, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों थेल्स थ्योरम जरूर आप अप्लाई करिए और लगा के जाएं। आपको एग्जाम में 100% गारंटी थेल्स थ्योरम प्रूफ करने को आएगी। चलिए मैं स्टेटमेंट लिखता हूं थेल्स थ्योरम का और फिर से सॉल्व करता हूं। So student, I write here Thales theorem, which is I take as a question number 14 here, which is Thales theorem is written here दोस्तों। If a line is drawn, यदि एक लाइन खींची जाए drawn parallel to one side of triangle, यदि ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल दोस्तों एक दूसरी कोई साइड खींची जाए टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स, तो वो क्या करेगी, दो और जो बची हुई साइड है उनको काटेगी इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर। देन द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो जो अदर साइड डिवाइडेड हो रही होंगी दोस्तों वो सेम रेशियो में डिवाइड हो रही होगी। एक चीज मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, वहां पर एग्जाम में आपको ये थेल्स थ्योरम का नाम लेकर नहीं आएगा, हो सकता है कि आपका केवल और केवल स्टेटमेंट आ जाए। अगर केवल और केवल स्टेटमेंट आया दोस्तों तो ये आपको जनरल सी बात है, आपको स्टेटमेंट मालूम होना चाहिए। स्टेटमेंट में क्या कहा गया है मैं आपको यहाँ पे फिगर के जरिए से दोस्तों यहाँ पे समझाता हूँ। ये ट्राइंगल ABC है, आप देख रहे होंगे जैसा कि, और उसने कहा है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल की 3 साइडें हैं, इन 3 साइडों में से किसी भी एक साइड के पैरेलल दोस्तों मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की। जब पैरेलल लाइन ड्रॉ की तो ये जो लाइन ड्रॉ की इस लाइन के पैरेलल, इसने किया क्या, इसने किया दोस्तों इसने इंटरसेक्ट किया। क्या किया इसने इंटरसेक्ट किया अदर टू साइड से। ये अदर टू साइड है दोस्तों इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये देखिए दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इसने इंटरसेक्ट किया। अगर मैं इसको D और इसको E पॉइंट मान लूं दोस्तों, देन तब हमें क्या दोस्तों प्रूफ करना है, देन द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये जो अदर टू साइड हैं दोस्तों वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। मतलब कहने का इसका रेशियो और इसका रेशियो दोस्तों जो है वो इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पर दोस्तों लिख देता हूँ, गिवन लिख देता हूँ। जैसा कि हम कभी भी किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ कर रहे होते हैं तो जो दिया गया है, जो प्रूफ करना है और जो टू प्रूफ करना है दोस्तों, टू जो भी प्रूफ करना होगा वो टू प्रूफ में लिखा जाएगा। तो जैसे कि दोस्तों इन ट्राइंगल ABC में आप देख रहे होगे, इन ट्राइंगल ABC में BC इज गिवन पैरेलल टू DE। BC जो है हमारा DE के दोस्तों क्या है, पैरेलल है। ये दोनों लाइनें कैसी दोस्तों, पैरेलल है। हम फिगर गणना ना करें दोस्तों, अगर BC DE के पैरेलल है इतना हमको दिया गया दोस्तों, और टू प्रूफ करना है हमको, टू प्रूफ हमें सिद्ध करना है दोस्तों। क्या सिद्ध करना है, AD अपॉन BD का रेशियो, AD और BD का रेशियो AE और EC के रेशियो के दोस्तों क्या होगा, इक्वल होगा। ये थेल्स थ्योरम कहलाती है। अगर आपको नाम दिया जाए या ना दिया जाए, आपको इसका स्टेटमेंट याद रखना है दोस्तों। इसका स्टेटमेंट क्या है, चलिए प्रूफ करते हैं दोस्तों, प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे दोस्तों, देखिएगा जरा। एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि हम जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने में, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है दोस्तों। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है दोस्तों वो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। इतना सब कोई जानता है दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अब आप देखिए कि अगर आपको ये AD और BD का रेशियो चाहिए है, क्या चाहिए है, AD और BD का रेशियो,
तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एक भी परपेंडिकुलर नहीं दिखाई दे रहे हैं, कोई भी परपेंडिकुलर नहीं है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर इस पे गिराना है और यहाँ से एक परपेंडिकुलर दोस्तों आपको इस पे गिराना है, और इसको P और इसका Q का नाम दे देना है, इसको P और इसको Q का नाम दे देना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, जो कंस्ट्रक्शन हमने किया है वो हम लिख देते हैं। यहाँ पर हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया दोस्तों, हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। कंस्ट्रक्ट का मतलब ये हमने अपने मन से किया है, ये हमें स्टेटमेंट में नहीं दिया गया दोस्तों। तो आप देखिए हमने डीपी AC के परपेंडिकुलर खींचा है दोस्तों, डीपी जो है AC के परपेंडिकुलर खींचा है, और QE जो है दोस्तों, QE जो है वो हमने दोस्तों AB के परपेंडिकुलर खींचा है। इतना काम हमने दोस्तों किया हुआ है। और एक और काम आप कर लीजिए दोस्तों, क्या कि आप इसको और इसको जोड़ लीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम आपको बताएंगे, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। ज्वाइन DC एंड BE। जब आप इतना काम कर लेते हो दोस्तों, तो आप प्रूफ करोगे, इसको क्या करोगे, प्रूफ करोगे। और प्रूफ कैसे करोगे, आपको सबसे पहले दोस्तों ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ADE और दोस्तों ट्राइंगल BDE, इसका एरिया का रेशियो निकालना है दोस्तों, इसके एरिया का रेशियो। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। तो जब आप इसका एरिया निकालोगे दोस्तों तो क्या होगा, 1/2। अब बताइए ADE ट्राइंगल का बेस और हाइट क्या होगा, बेस तो AD हो गया, देखिए बेस क्या हो गया, AD हो गया, और हाइट क्या होगी इस ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल की जो हाइट होगी वो हम दोस्तों यहाँ पर DP मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, AD अगर बेस दोस्तों लिया है तो हाइट QE होगी, क्योंकि बेस से ही उसकी हाइट मानी जाती है। तो यहाँ पर QE लिख लेते हैं, QE। और दोस्तों इसी तरह से BDE ट्राइंगल जो है हमारा, BDE ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का जब आप एरिया निकालोगे तो 1/2 बेस BD आ जाएगा दोस्तों, और हाइट इसकी दोस्तों क्या होगी, इसकी हाइट भी QE होगी, इसकी भी हाइट दोस्तों क्या होगी, QE होगी। ये हाइट होगी इस वाले ट्राइंगल की हाइट भी दोस्तों यही होगी QE, और इस वाले ट्राइंगल की भी हाइट दोस्तों QE होगी। अगर आप देख पा रहे हो तो ये कुछ ट्राइंगल दोस्तों कुछ ऐसा बन रहा है, कैसा, ऐसा बन रहा है यूं। तो अगर इसकी हाइट आप निकालना चाहते हो BDE ट्राइंगल की, तो इस लाइन को आप बढ़ाइए, इसका जो कि आपने बेस लिया, बेस हमने क्या लिया BD, और इस पे आप परपेंडिकुलर गिराइए, तो ये परपेंडिकुलर क्या होगा दोस्तों, QE बनेगा। आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर BDE ट्राइंगल सेम टू सेम दोस्तों ये बनाया है, BDE और ये QE। आप देखिए परपेंडिकुलर गिर रहा है, तो क्या होगा, QE इसका परपेंडिकुलर होगा दोस्तों। इस तरह से अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो ये QE दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, और हाफ कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए AD अपॉन BD क्या हो गया, मैंने ये दो रेशियो, इन दोनों टर्म को रेशियो बनाया दोस्तों सबसे पहले। अब इसके बाद जरा देखिएगा, एक बार फिर से मैं ADE ट्राइंगल और DEC ट्राइंगल का एरिया निकालता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा दोस्तों, DEC, कितना, DEC। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका 1/2। इस बार दोस्तों मैं ADE का जो बेस है वो AE चूज कर रहा हूँ। पहले मैंने AD चूज किया था, इस बार मैं AE चूज कर रहा हूँ। जब AE चूज करूंगा तो इसका हाइट क्या होगी, DP होगी। तो क्या आएगा दोस्तों, ये AE इंटू DP आ जाएगा। इसी तरह से ये 1/2 दोस्तों। और DEC का दोस्तों देखो, DEC का एरिया क्या होगा, DEC का एरिया क्या होगा, बेस EC ले रहा हूं तो हाइट क्या होगी, DP होगी। क्या, EC इंटू DP। क्यों होगा ये मैंने आपको पहले भी बताया, हाफ कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो कितना बचेगा आपका, AE डिवाइड बाई EC बचेगा। तो ये दोस्तों आप देख रहोगे, इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 2 मान लो।
अब आप देखो इसको इसको आप इक्वल करना चाहते हो, क्योंकि यही तो प्रूफ करना है आपको। तो वो प्रूफ कैसे होगा, वो प्रूफ इस तरह से होगा दोस्तों, इसका LHS इक्वल कर दीजिए आप, तो RHS इक्वल हो जाएगा। अब LHS कैसे इक्वल होगा, आप देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने दोस्तों क्या निकाला हुआ है, यहाँ पे हमने ADE का BDE से रेशियो निकाला, और यहाँ पे ADE का DEC से रेशियो निकाला। अगर दोस्तों इसके डिनोमिनेटर के एरिया सेम हो जाए तो ये दोनों बातें एक ही हैं। तो आपको मैं एक बात बताता हूँ दोस्तों, एक थ्योरम है ट्राइंगल चैप्टर की, आपने अगर पढ़ी हो तो बताता हूं मैं दोस्तों। वो क्या होती है कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं और उन दोनों लाइनों के पैरेलल लाइनों के बीच में दो ट्राइंगल दोस्तों बन रहे हैं इस प्रकार से कि उन दोनों ट्राइंगल का जो बेस है, बेस वो कॉमन हो, तो वो दोनों ट्राइंगल का एरिया दोस्तों इक्वल होता है। अब आप देखिए जरा, DEC और DEB ये दोनों ही ट्राइंगल दोस्तों, ये अगर आप देख रहे हो ये वाला ट्राइंगल दोस्तों और ये वाला ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल अगर आप देख रहे होंगे तो ये दोनों पैरेलल लाइनों के बीच में है और सेम बेस DE में है, और देखिए सेम बेस DE बन रहा है, तो इन दोनों का एरिया दोस्तों क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं दोस्तों बाई थ्योरम, मैं दोस्तों स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, मैं आपको बता रहा हूं, आपको स्टेटमेंट लिखना होगा एग्जाम टाइम। एरिया ऑफ DEC इक्वल होगा एरिया ऑफ दोस्तों BDE के, किसके, BDE के। जब आप इन दोनों का एरिया इक्वल कर दोगे तो यहां पर क्या कर सकते हो, ये LHS इक्वल हो जाएंगे, तो बाई इक्वेशन 1 और 2 से आप RHS भी इक्वल कर सकते हो। तो दोस्तों आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, मैं स्टेटमेंट बिगाड़ दे रहा हूं दोस्तों, स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है हमको अब। तो यहां पर हमारा बाई इक्वेशन 1 और 2 से दोस्तों क्या प्रूफ हो जाएगा, AD अपॉन BD का रेशियो, AD अपॉन BD का रेशियो AE अपॉन EC के हो जाएगा, AE अपॉन EC के हो जाएगा। ये दोस्तों थेल्स थ्योरम है, और ये यहाँ पर हेंस प्रूफ्ड हो गई, क्या हो गई, हेंस प्रूफ्ड। तो इस तरह से दोस्तों हमने थेल्स थ्योरम प्रूफ की, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। अब हम इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपको बताएंगे। Student, I write here question number 15, which is very important question and mostly asked in your board exam. That is, student, in the given figure DE parallel to BC, अगर आप देख रहे हो तो दिए गए फिगर ABC में DE BC के पैरेलल है, और AD DB का रेशियो दोस्तों हमें 3/5 दिया गया है। And if AC is equal to 4.8 सेंटीमीटर, then find the length of AE। अगर ये AC की पूरी लेंथ कितनी है, 4.8 सेंटीमीटर है, तो हमें AE फाइंड करनी है दोस्तों। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि बाई थेल्स थ्योरम दोस्तों हम जानते हैं, बाई थेल्स थ्योरम क्या जानते हैं दोस्तों, मैं अभी आपको बता के आया कि यदि कोई ट्राइंगल की एक साइड यदि कोई लाइन ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल हो, तो वो बाकी दो साइडों को जिस भी पॉइंट पे काटती है उन दोनों पार्ट का रेशियो दोस्तों इक्वल होता है। तो बाई थेल्स थ्योरम आप लिख सकते हैं AD अपॉन BD इक्वल टू दोस्तों AE अपॉन EC, आप इतना लिख सकते हो दोस्तों। अगर आप देख रहे हो तो हमको AE की वैल्यू फाइंड करनी है, तो AE को तो वैसे ही रहने देंगे दोस्तों, और AD अपॉन BD की वैल्यू हम 3/5 पुट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये दी गई है, और AE को हम AE लिखते हैं, और EC को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, EC को हम लिख सकते हैं AC माइनस AE, क्या लिख सकते हैं, AC माइनस AE। जब आप दोस्तों यहाँ पर AC की वैल्यू 4.8 रख दोगे तो ये, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से बन जाएगा। 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो कितना बनेगा, ये आपका ये बनेगा 14.4 माइनस 3 टाइम्स AE इक्वल टू 5 टाइम्स AE, 3 टाइम्स AE उधर जाएगा तो ये 8 टाइम्स AE बनेगा दोस्तों, और ये 14.4 वैसे ही, और AE की वैल्यू दोस्तों आ जाएगी 14.4 डिवाइड बाई 8। जब आप इसको 4 से या 8 से ही डिवाइड करोगे तो 8 1 जा 8 दोस्तों आएगा,
और यहाँ बचेगा आपका 6 और ये 64 और ये 8 8 जा 64, मतलब 1.8 सेंटीमीटर दोस्तों आपका आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों, मैंने क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों आपने देखा क्वेश्चन नंबर 15 कितना आसान था। अगर आपको थेल्स थ्योरम मालूम है तो आप बहुत ही जल्दी क्या करोगे, उसका आंसर फाइंड कर लोगे। एक चीज और बोलना चाहूंगा दोस्तों, आपकी मिड पॉइंट थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं दोस्तों। अगर आप उनको एक बार पढ़ लीजिए और उनके 2 या 4 क्वेश्चन आप अपने घर में आप अप्लाई कर लीजिए, तो आपको जो इसके आने वाले क्वेश्चन है वो एक भी क्वेश्चन दोस्तों छूटेंगे नहीं, और आपको पक्का ही कम से कम 10 या 12 मार्क्स का प्रॉफिट होगा दोस्तों। आप +10 और +12 मार्क्स लेकर चलोगे दोस्तों आपके मैथ पेपर में। देखिए दोस्तों, मैं क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इन द गिवन फिगर। दोस्तों यहाँ पे फिगर दिया गया है PQ पैरेलल टू AB। आप देखिए ये PQ है और ये AB है, तो PQ जो है हमारा AB के पैरेलल है। फिर इसके बाद PR AC के पैरेलल दोस्तों, तो PR जो है हमारा ये है और ये AC है, ये दोनों पैरेलल है। प्रूव दैट QR पैरेलल टू BC। हमें प्रूव करना है कि QR भी BC के पैरेलल होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 16 के सॉल्यूशन में, चूंकि आप देखिए PQ क्या है, PQ पैरेलल है AB के, तो बाई थेल्स थ्योरम दोस्तों आप यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हो, थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हो कि PQ अगर AB के पैरेलल है तो OQ अपॉन दोस्तों BQ का जो रेशियो होगा वो दोस्तों किसके इक्वल होगा, OP अपॉन AP के। किसके, OP अपॉन AP के। ये इक्वेशन 1 हो गया दोस्तों। इसके बाद उसने कहा AC PR के पैरेलल है, उसने कहा AC जो है PR के पैरेलल है, तो बाई थेल्स थ्योरम दोस्तों हम फिर से थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो ये क्या बनेगा देखिएगा, जब थेल्स थ्योरम अप्लाई करोगे तो ये बनेगा OP डिवाइड बाई AP या फिर OR डिवाइड बाई RC, OR डिवाइड बाई RC इक्वल टू दोस्तों OP डिवाइड बाई AP, OP डिवाइड बाई AP। ये इक्वेशन 2। अब आप देखिए दोस्तों इक्वेशन 1 और 2 से RHS दोनों इक्वल हैं, तो इनके LHS भी इक्वल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाई इक्वेशन 1 एंड 2 दोस्तों। तो क्या होगा, ये OQ अपॉन BQ जो है हमारा वो दोस्तों इक्वल हो जाएगा OR अपॉन RC से, OR अपॉन RC से। तो दोस्तों एक चीज मैं ये बताना चाहूंगा आपको, जब थेल्स थ्योरम का आप कन्वर्स पढ़ोगे तो कन्वर्स ये कहता है दोस्तों कि अगर इन दोनों का रेशियो, इन दोनों के रेशियो के इक्वल हो तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी। तो बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम दोस्तों, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम के कन्वर्स है दोस्तों क्या हो जाएगा कि OQ, जब देखिए यहाँ पर OQ और BQ का रेशियो, इस पार्ट और इस पार्ट का रेशियो इन दोनों पार्ट के रेशियो के इक्वल है OR अपॉन RC के, तो QR BC के पैरेलल हो जाएगा। इसलिए QR जो है दोस्तों BC के पैरेलल हो जाएगा, और ये दोस्तों हेंस प्रूव्ड हो जाता है यहाँ पर। तो दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाइएगा, और दोस्तों मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ तो कम से कम आप मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने मित्रों से, ताकि ये उन तक जरूर पहुंचे, वरना मेरी मेहनत जो है दोस्तों पूरी की पूरी वेस्ट हो जाएगी और उसका कोई भी लाभ नहीं उठा पाएगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज शेयर। लेट्स मीट ऑन द लेक्चर नंबर 3 दोस्तों। ये लेक्चर नंबर 2 था, मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में।